हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी शाम के शायद 5-6 बजे का टाइम होगा जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी आपको जल्दी से जल्दी ये वीडियो प्रोवाइड कराने की। एक्चुअली वैसे तो आज मेरी एनिवर्सरी थी और अभी हमें शाम को कहीं कुछ कुछ जाना था। दोनों का ही वर्किंग था, मेरा भी काम था और आज अरुण का भी ऑफिस था, तो इस वजह से दिन का तो हमने कोई प्रोग्राम बनाया नहीं। वैसे हम यूजुअली दिन में बाहर जरूर जाया करते हैं, मतलब फुल डे हम ऑफ रखते हैं अब से पहले, लेकिन इस बार मेरे पास बहुत ज्यादा काम था तो आई डिसाइडेड कि मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। मैं अपना पहले काम करूंगी और फिर इवनिंग में मैं कहीं जाऊंगी। तो एनीवेज बात कर लेते हैं मेजर करेक्शन का कारण। आज क्या ना, निफ्टी में 170 पॉइंट की गिरावट थी, काफी चिंताजनक था। मैंने फुल डे मार्केट नहीं देखा था क्योंकि मैं फुल डे मार्केट वॉच करती भी नहीं हूँ। मैं अपने शेयर्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ एंट्री करती हूँ और फिर आराम से 3 से 6 महीने वहां रिलैक्स करके बैठती हूँ। निफ्टी के किसी भी तरह के करेक्शन से का मैं पहले से, मैं जिन भी स्टॉक्स में निवेश करती हूँ ना, उन स्टॉक्स में पहले से निफ्टी के सारे मेजर से मेजर करेक्शन का सब हिसाब किताब लगाने के बाद ही मैं उस स्टॉक में निवेश करती हूँ कि चाहे निफ्टी में कितना भी करेक्शन आ जाए, मेरे स्टॉक्स किस जगह खड़े होंगे। और आज आज उसी का ये रिजल्ट है कि आज निफ्टी में इतने बड़े करेक्शन के बाद भी मेरे सारे के सारे शेयर्स ग्रीन में थे, एक्सेप्ट मेरे एक दो शेयर्स को छोड़ के, और वो भी बिल्कुल मेरी बाइंग के आसपास थे। हार्डली आधा परसेंट या 1% का उनमें करेक्शन था जो मेरी बाइंग एवरेज था उनसे। तो इस फिलहाल 10 स्टॉक्स हैं मेरे पास और 10 के 10 स्टॉक्स बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मेरे को दे रहे हैं और मेरा सारा का सारा पोर्टफोलियो ग्रीन है। एनीवेज आज के मेजर करेक्शन का कारण बताती हूँ। आज के मेजर करेक्शन का कारण है कि जो भी बड़े बड़े इस वक्त स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, उनमें प्रॉफिट बुकिंग, यस दैट्स इट। कोई भी बड़ा मेजर कंसर्न मुझे नहीं दिखाई दिया। मैंने आधा घंटे न्यूज सर्च करने की कोशिश की लेकिन कोई भी मेजर कंसर्न मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया। एक छोटा सा न्यूज था कि यूएस का कोई नॉन फार्म पेरोल डेटा रिलीज होने वाला है, उसको लेके थोड़ा मार्केट में डर है, लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह से इंडियन शेयर मार्केट में इस वक्त लोगों में शेयर्स को परचेज करने की जो कह सकती हूँ कि अग्रेशन है ना, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अब यूएस का कोई भी डाटा रिलीज होता है या यूएस में कोई भी घटना होती है तो हमारे इंडियन शेयर मार्केट पे उसका कोई मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन एक्सेप्ट दैट प्रॉफिट बुकिंग में कोई किसी तरह का मेजर सेटबैक या मेजर जो कहते हैं ना कि डाउन ट्रेंड में मुझे इस वक्त बिल्कुल नहीं लगता। इनफैक्ट जिस तरह से लोग मेरे से बात करते हैं, जिस तरह से लोग मेरे साथ कांटेक्ट में है ना, मुझे लगता है कि लोगों में पागलपन है इस वक्त शेयर मार्केट में पैसा लगाने का। लोग हाथों में पैसा लेके बैठे हुए हैं और उन्हें बस लगाना है कहीं भी। तो इस तरह से जो मार्केट में अब जो रिटेलर के हाथ में जो पैसा है ना, मुझे लगता है कि किसी भी बड़े मार्केट करेक्शन अगर कोई आता भी है, पहली बात तो आएगा नहीं। मैं स्ट्रांगली आपको बता सकती हूँ कि 22,400 निफ्टी का एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है ना, कितनी भी कैसा भी यूएस का डेटा आ जाए, कैसा भी XYZ कुछ भी हो जाए, अब निफ्टी 22,000 का सपोर्ट नहीं तोड़ेगा। जो मार्केट में मेजोरिटी होना था वो हो चुका है और अब मार्केट मुझे लगता है कि 22,400 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ 22,700 और फिर 23,500 की तरफ मूव करेगा। जल्दी ही रिजल्ट्स भी आने वाले हैं और रिजल्ट्स के आते ही शेयर मार्केट उसको बहुत ही शानदार तरीके से, कहते हैं ना कि सेलिब्रेशन वाले मोड में आएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपके सारे शेयर्स की मूवमेंट होगी। आपके पास जो भी शेयर्स हैं एकदम टाइटली होल्ड करके पकड़ के रखे हैं किसी भी शेयर में, एक्सेप्ट देखो फ्रेश एंट्री करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, फ्रेश एंट्री करने के हिसाब से इस वक्त इंडियन शेयर मार्केट के 90% स्टॉक्स बचे ही नहीं है। चाहे वो पीएसयू स्टॉक्स हो, बैंकिंग स्टॉक्स हो, कोई कुछ भी XYZ स्टॉक्स हो, अगर आप निवेश करने जा रहे हैं ना तो बहुत सोच समझ के निवेश करें क्योंकि ऑलमोस्ट 90% स्टॉक्स इस वक्त अगर किसी भी तरह की सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होती है तो वो सेलिंग जोन में चले जाएंगे। केवल 10% अभी भी ऐसे अच्छे स्टॉक्स बचे हुए हैं शेयर मार्केट में। कुछ 5-6 सेक्टर्स ऐसे बचे हुए हैं जहां में अब नाउ ऑनवर्ड्स मुझे एक तेजी दिखाई देती है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में वो शेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा रिटर्न देंगे और निफ्टी 50 के रिटर्न्स को बीट करने की भी वो सेक्टर्स दम रखते हैं। उन सेक्टर्स का मैं अपने अपने वीडियोस में नाम लेती रहती हूँ। अगर आप मेरे कांस्टेंट व्यूअर हैं तो आपको पता होगा मैं किन किन सेक्टर्स की बात कर रही हूँ। और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि आईटी, मेटल, सीमेंट, बैंक, फाइनेंस,
इनका एक भी शेयर आपको इस वक्त नहीं बेचना है। आपको बहुत अच्छे लेवल्स इन शेयर्स में देखने को मिलेंगे। आप जिस भी तरह के मुझे नहीं पता आप कौन से स्टॉक्स में निवेश हैं और मुझे कहाँ से सुन रहे हैं, लेकिन जो मेरे कांस्टेंट व्यूअर्स हैं उनको ये भी पता है कि मैं किन आईटी, किन मेटल, किन सीमेंट और किन बैंक और किन फाइनेंस के सेक्टर्स की शेयर्स की बात करती हूँ जो अच्छे स्टॉक्स हैं। इस वक्त निफ्टी 50 के हैं या फिर निफ्टी 50 से बाहर के भी हैं, सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे हैं। बहरहाल आज की जो गिरावट थी, इन दिनों में जो गिरावट देखी जा रही है वो रियल्टी के शेयर्स में, ऑयल में, गैस में, इन शेयर्स में ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं, नेगेटिव इन द सेंस कि उनके प्रॉफिट्स में 50% का फॉल है और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अपकमिंग क्वार्टर अगर आप 170 पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में आप ट्रेड करने जा रहे हैं या फिर आप उसमें नया निवेश बनाने जा रहे हैं, तो मैं बोलूंगी आपको दोबारा सोच लें, क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जो रिसेंट रिजल्ट आए हैं उसमें आईओसी को ऑलमोस्ट 50% का प्रॉफिट्स में फॉल हुआ है और ड्यू टू इलेक्शन आईओसी क्रूड तो महंगा ले रही है लेकिन अपने पेट्रोल पंप्स पे वो रेट नहीं बढ़ा सकती। जनता परेशान हो जाएगी। इस वजह से उसको जो सारा रेट बढ़ने की वजह से जो उसके प्रॉफिट्स कम हुए ना, तो ये उसको खुद ही भुगतना होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगले आने वाले 3-4 महीने में बीपीसीएल और आईओसी के शेयर्स पे प्रेशर देखा जा सकता है। अगर आप फ्रेश एंट्री बनाने जा रहे हैं तो आप थोड़ा वेट करके चल सकते हैं। इंटरनेशनल क्राइसिस तो काफी कुछ सेटल हो गया है, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी भी शायद थोड़े ज्यादा ही हैं, तो इस वजह से इन शेयर्स में उठापटक है और निवेश करने के हिसाब से ये काफी रिस्की वैल्यूएशंस पे इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं आईओसी और बीपीसीएल का शेयर। अगर आपको इनमें लंबी अवधि का निवेश करके चलना है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, करेक्शन आता है और कहीं सपोर्ट बनाते हैं ये शेयर्स, आप इनमें निवेश कर सकते हैं। फिर भी आज का जो मैं बता दूं, जो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन रहा वो बजाज फाइनेंस की तरफ से रहा, ग्रासिम इंडस्ट्री की तरफ से रहा, बजाज फिनसर्व की तरफ से रहा, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से रहा। बहुत अच्छे रिजल्ट थे आईसीआईसीआई बैंक के, बजाज फाइनेंस के भी बहुत अच्छे रिजल्ट थे, कोल इंडिया की तरफ से था। और जो सबसे ज्यादा गिरावट थी ना, मैंने आज सुबह ही जो फ्रंट बिजनेस स्टैंडर्ड के फ्रंट पेज पे न्यूज कवर थी कि अडानी एंटरप्राइजेस के प्रॉफिट्स में फॉल है। तो देखो, जब भी किसी कंपनी के प्रॉफिट्स में फॉल होता है और वो भी खास करके अडानी के किसी शेयर में, देखो अडानी के स्टॉक्स को मैं डील करने से इसलिए मना करती हूँ कि आज अडानी पोर्ट के रिजल्ट्स बहुत शानदार थे, लेकिन क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स में अडानी एंटरप्राइजेस के प्रॉफिट्स में फॉल था, तो इस वजह से अडानी के सारे स्टॉक्स पे दबाव देखा गया। अडानी के साथ यही दिक्कत है कि अगर किसी एक कंपनी पे कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उसका असर आपके बाकी के सारे स्टॉक्स पे भी पड़ेगा, जो भी आप अडानी के स्टॉक्स में डील करते हैं। तो इसलिए मैं नए लोगों को अडानी स्टॉक्स में डील करने से मना करती हूँ। अडानी स्टॉक्स में दो ही तरह के प्लेयर डील करते हैं, या तो बहुत ही ज्यादा शानदार प्लेयर जो हर तरह के मार्केट कंडीशन में एक्सपर्ट प्लेयर है, वो अडानी स्टॉक से पैसा कमा के ले जाएगा, और हम जैसे जो रिटेलर होंगे ना, वो तो केवल यहाँ फंसा के रह जाते हैं। मैंने आज तक कभी किसी पर्सन को जो अडानी के शेयर, मैंने केवल अडानी पावर को ट्रेड किया है एक बार, जब वो 110 का था, और जितनी तेजी से ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर अडानी पावर का शेयर 110 रुपए से 250 रुपए चला गया था। मैंने कहा भाई, ये इतना तेजी से जाता हुआ स्टॉक मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकती। मैं हूं एक पीसफुल इन्वेस्टर, मुझे कंपनी थोड़ी बहुत नॉर्मल पेस से बढ़ती हुई अच्छी लगती है। बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई कंपनी आपको दिन रात सोने नहीं देगी, आपको एंजाइटी का शिकार बना देगी, आप परेशान रहेंगे, आप दिन रात स्क्रीन से सिर्फ आप अपनी आंखें चिपकाए बैठे रहेंगे। तो इस वजह से बहुत ज्यादा तेजी से चलते हुए शेयर्स को मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती। 250 रुपए पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, उसके बाद से मैंने अडानी को कभी ट्रेड करने की कोशिश नहीं की। अडानी एंटरप्राइजेस के प्रॉफिट में फॉल की वजह से अडानी पोर्ट का शेयर, जबकि अडानी पोर्ट को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, उसके बावजूद अडानी पोर्ट के शेयर में 1.5% की गिरावट थी। ये रीजन है कि अडानी के एक न्यूज कहीं भी आती है ना, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की, सारा का सारे सेक्टर्स पे, सारे के सारे शेयर्स पे उसका असर पड़ेगा। नेक्स्ट आज 2% की गिरावट भारतीय एयरटेल में थी। इसी के साथ अल्ट्राटेक सीमेंट में भी 1.5% की गिरावट थी, रिलायंस में भी 2.5% की, मारुति में भी 2.5% की, एलएनटी में भी 2.77% की गिरावट थी। तो इतने बड़े बड़े नामों की में अगर गिरावट हो रही है ना, तो उसका एक बहुत अच्छा रीजन मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये मुझे ऐसा लगता है कि अब नाउ ऑनवर्ड्स आगे की मैं अगर बात करूं ना, तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है ना, ये इस चीज का संकेत है कि जो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स जहां आगे अभी भी तेजी बाकी है ना, मुझे लगता है कि अब ये जो पैसा इन शेयर्स में लगा था, वो अब पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ शिफ्ट होगा। यूजुअली मैंने देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, जैसे कि इजराइल वॉर स्टार्ट हुआ था, उस वक्त आपने देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा मिड
मिड कैप और स्मॉल कैप से इन फंड हाउसेस ने, इन बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने पैसा निकाला और जो सेफ शेयर्स हैं, जो बड़े बड़े शेयर्स हैं ना, उनकी तरफ शिफ्ट कर दिया। और अब जब इजराइल वॉर खत्म हो चुकी है, सब तरफ शांति है, तो अब इन बड़े बड़े स्टॉक से बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स अपना पैसा निकाल रहे हैं और अब वो मुझे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ वो लोग शिफ्ट करेंगे अपना पैसा। आज जितने भी मिड कैप और स्मॉल कैप थे ना, जो अच्छे हैं, जिनमें अभी भी आगे चाल आनी बाकी है, सारे के सारे अच्छे 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 पोजीशन में खड़े थे। कहीं पे 1% की तेजी थी, कहीं पे तेजी नहीं भी थी, तो वो जहां पे थे कल बंद हुए थे, आज भी वो वहीं बंद हुए हैं। किसी तरह की गिरावट या किसी तरह का मेजर करेक्शन मैंने किसी भी अच्छे, जिन जिन स्टॉक्स में मुझे लगता है कि आगे तेजी रहेगी, मैंने कहीं भी 5% का और 4% की गिरावट कहीं भी मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं देखी। तो ये मुझे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अब तूफानी तेजी आने वाली है। अगले 2-3 महीने मुझे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा चलेगा। इन सेक्टर्स का ध्यान रखिए, आईटी, मेटल, सीमेंट, बैंक और फाइनेंस। लेकिन आप किन कंपनीज में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें, किन कंपनीज में फ्रेश इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करें, केवल वेट करें, तो वो उसके लिए मैंने मेरी पेड सर्विसेज आप लोगों के लिए हैं, जहां मैं आपको ये बताती हूँ कि किन कंपनीज में रिसेंटली मैंने अपनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट बनाए हैं। अगले 3 से 6 महीने का मेरा टारगेट है और मुझे लगता है कि मेरे 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 स्टॉक्स निफ्टी 50 को बीट करेंगे, निफ्टी 50 से अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज मेरा वेदांता भी आपने देखा होगा कि 415 420 के आसपास का पे बंद हुआ है। बहुत ही शानदार मेरे को वेदांता ने रिजल्ट दिए हैं, मतलब प्रॉफिट्स दिए हैं और बहुत ही जल्दी शायद मैं वेदांता से अपना प्रॉफिट बुकिंग करूंगी। किसी भी मेटल कंपनी में इस वक्त के लेवल्स एंट्री के हिसाब से बहुत रिस्की हैं। अगर आप 150 से ऊपर टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने जाओगे ना, पॉसिबली आप ट्रैप भी हो सकते हो। ये लेवल्स केवल और केवल वेट एंड वॉच के हैं। इतने खतरनाक लेवल्स पे मैं कभी भी किसी को ना तो एंट्री करने की और ना ही फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देती हूँ। हाँ, आप मेरे जनवरी के शॉर्ट्स जाके देख सकते हैं, जनवरी के वीडियोस जाके देख सकते हैं, जब मैंने चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बोला था दिस इज द बेस्ट टाइम, जब टाटा स्टील 120 रुपए का था और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑलमोस्ट 90 रुपए का था, जहां मैंने एंट्री बनाई थी। मैंने जनवरी में बहुत अच्छे से मेटल को लेके बोला था कि कुछ चले या ना चले, मेरा शॉर्ट्स पड़ा हुआ है, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, कुछ चले या ना चले, अगले आने वाले 3 से 6 महीने में मेटल जरूर चलेगा। जिन भी लोगों ने मेरा वो शॉर्ट्स देख के मेटल में पोजीशन बनाई होगी ना, आज वो बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट्स पे बैठे होंगे। 3 महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दे चुका है और लगभग 50% के आसपास का रिटर्न आप देखो कि 50% या 40% के आसपास का रिटर्न टाटा स्टील दे चुका है। मेरी जो पर्सनल फेवरेट पिक रहती है ना, वो उसी उसको लेके रहती है। मैं बहुत सारे पैरामीटर्स पे चीजों को कंपेयर करने के बाद फाइनली इस कंक्लूजन पे आती हूँ कि अगर ये सेक्टर चला तो ये वाला स्टॉक बेस्ट परफॉर्म देगा, बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। मैं वो स्टॉक जाके पिक करती हूँ। मैं हर सेक्टर से केवल एक ही स्टॉक चूज करती हूँ। मैं एक सेक्टर का मोर देन वन स्टॉक मैं चूज ही नहीं करती हूँ। और मेटल में फिलहाल मेरे पास स्टील अथॉरिटी और वेदांता है। वेदांता इसलिए कि वेदांता को मैं 1-1.5 साल पहले से ट्रैप हूँ, लेकिन आप चाहे किसी भी शेयर में ट्रैप भी हो जाए ना, किसी भी बुरी से बुरी कंपनी में भी ट्रैप हो जाए ना, अगर आप सही टाइम पे एवरेजिंग की करने की स्ट्रेटजी के साथ शेयर मार्केट में काम करेंगे, तो भी आप इस दुनिया के किसी भी अच्छे इन्वेस्टमेंट से बेहतर प्रॉफिट्स निकाल के ले जा पाएंगे। मैंने वेदांता में सही टाइम पे एवरेजिंग की और फिलहाल 260 के एवरेज बाय प्राइस से वेदांता में मैं इन्वेस्टेड हूं। अभी बहुत अच्छे टारगेट्स, अभी भी मैं वेट करूंगी वेदांता के लिए। वेदांता में प्रॉफिट बुकिंग करनी अभी जल्दी नहीं करूंगी, अभी एटलीस्ट 10-15 दिन में और स्टॉक को देखना चाहती हूँ, ये स्टॉक कहाँ जाके रुकता है। एक बहुत अच्छे प्यारे शेयर की बात करना चाहूंगी, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर आप लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर में किसी भी XYZ रीजन की वजह से निवेश करने जा रहे हैं ना, तो मैं बता दूं कि मिस्टर बसंत माहेश्वरी सर की लैंग्वेज में जो इस पूरे इंडियन शेयर मार्केट का जो सबसे थका हुआ, सबसे सोया हुआ, सबसे जो कहते हैं ना वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है, वो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस स्टॉक को मैंने आज से 5-7 साल पहले ट्रेड किया था, जब भी ये शेयर मैंने ऑलमोस्ट 2250 पे एंटर करके और 2700 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, मैंने वहां इसको निकाल दिया था। और आज की डेट में भी ये शेयर केवल और केवल इस रेंज के बीच घूमता है। कभी भी ना तो ये शेयर 2200 से नीचे आपको जाता हुआ दिखाई देगा और ना ही ये शेयर आपको 2700 से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप HUL में किसी अच्छे होप के साथ एंट्री कर रहे हैं ना, तो आप दोबारा सोच लें, क्योंकि मैं जल्दी ही एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं निफ्टी 50 के टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टॉक्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपके पास मेरी पेड सर्विसेज
कोर्सेज ज्वाइन करने का पैसा नहीं है, तो भी अगर आप निफ्टी 50 के इन दिग्गज टॉप 10 स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे तो आप इस दुनिया की किसी भी एफडी और किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड या किसी भी XYZ किसी भी पर्सन के किसी भी प्लान से ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मेरी वो वीडियो आप लोग मिस मत करना, निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक्स की लिस्ट में आप लोगों के सामने लेके आऊंगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।